अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? ठीक हो? आज का बच्चों जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या हैं? किसी भी जिस्म में उसके तमाम सेल्स में मौजूद पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन है। वेट वाइज देखें तो ड्राई वेट का 50% पार्ट, आपकी बॉडी के ड्राई वेट का 50% पार्ट प्रोटीन पर मुश्तमिल है। प्रोटीन्स जितने भी सेल्स हैं, जितनी भी तरह के सेल्स हैं, उनके तमाम पार्ट्स में मौजूद है। ये आपको स्लाइड नज़र आ रही है जिसमें डिफरेंट प्रोटीन फूड्स दिखाई गई हैं। फंक्शन क्या है प्रोटीन का? सबसे पहली बात तो आपके सेल्स का स्ट्रक्चर प्रोटीन का बना हुआ है, जिसमें आप देखते हो मुख्तलिफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं जिसमें प्रोटीन है, उसके अलावा क्रोमोसोम है उसमें प्रोटीन है। तो जितने भी आपके बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं, सेल के स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें प्रोटीन का अहम रोल है। दूसरा, जितने एंजाइम्स हैं, मोस्टली एंजाइम्स नेचर में प्रोटीन है। एंजाइम्स क्या हैं? मेटाबॉलिज्म के रेट को कंट्रोल करने वाले केमिकल्स। जब अगर वो प्रोटीन है तो इसका मतलब है मेटाबॉलिज्म को भी ये प्रोटीन कंट्रोल करेगी। लास्ट पॉइंट में हार्मोन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं बच्चों जो आपके बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। तो अगर हार्मोन्स हम कह रहे हैं प्रोटीन है तो प्रोटीन रेगुलेट करेंगे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को। प्रोटीन कैरियर्स भी हैं। अब इसमें आप एग्जांपल देख रहे हो हीमोग्लोबिन चूँकि एक प्रोटीन है, ये कैरियर प्रोटीन है। इसने मुख्तलिफ आइटम्स को क्या करना है? ट्रांसपोर्ट करना है, जिस तरह से ऑक्सीजन, लिपिड्स और कुछ मेटल आयन। इस स्लाइड में आप देख सकते हो प्रोटीन कैरियर शो किए हुए हैं जो कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की एक साइड से दूसरी साइड में मुख्तलिफ आयंस को जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। उसके अलावा इसका एक और रोल बॉडी को डिफेंड करना है। जितनी भी प्रोटीन्स हैं, एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रोटीन हैं जो आपके बॉडी को किसी भी किस्म के जरासीम से क्या करती हैं? महफूज रखती हैं। ये हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में भी एंटीबॉडी का लफ्ज़ पढ़ा था। तो एंटीबॉडीज़ जो बॉडी को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी नेचर में प्रोटीन है, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन। ये आपके पास एक स्लाइड है जो कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर शो कर रही है। उसके अलावा प्रोटीन का एक अहम रोल क्लॉटिंग में भी है कि जब कोई भी इंजरी से वाउंड से जब ब्लीडिंग होती है तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि बुनाई करती हैं उस ओपन एरिया की। तो ये फिब्रिन प्रोटीन्स हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स कहलाती हैं। तो ये आप रेड ब्लड सेल देख सकते हो। उसके अलावा इसका एक रोल ऑर्गन्स या पूरे ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट है। तो इसमें हमारा इशारा मसल की तरफ है। मसल्स में हमारे पास मायोसिन, एक्टिन प्रोटीन्स हैं जो मूवमेंट के साथ बिलोंग करती हैं। उसके अलावा जब एक सेल 1 से 2 में डिवाइड होता है तो सेल्स का जो न्यूक्लियर मटेरियल है या उसका जो साइटोप्लाज्मिक पोर्शन है वो डिवाइड करने में भी क्रोमोसोम्स की मूवमेंट जो है वो आप देखते हो। तो क्रोमोसोम्स की मूवमेंट कराने वाले जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो भी नेचर में प्रोटीन्स होते हैं। तो ये आप एक पिक्चर दिखाने की मैंने कोशिश की है जिसमें एक सेल डिवाइड हो रहा है। उसके अलावा अगर हम इसकी कंपोजिशन देखते हैं तो ये अमीनो एसिड्स का पॉलीमर है। यानी प्रोटीन अगर एक पॉलीमर है तो इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स मोनोमर्स क्या होंगे? अमाइनो एसिड्स होंगे। तो प्रोटीन्स अमाइनो एसिड का पॉलीमर है। अब एक अमाइनो एसिड में कौन कौन से एलिमेंट हैं स्टूडेंट्स? 4 एलिमेंट्स आपने ज़हन में रखने हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये 4 एलिमेंट हर प्रोटीन में मौजूद होंगे। उसके अलावा जो अमीनो एसिड्स हैं वो वेरी करते हैं। उनकी जो तादाद है वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ये साइज़ ऑफ प्रोटीन पे डिपेंड है। फ़र्ज़ किया इसमें अगर आप इंसुलिन देखते हो तो उसमें 51 अमीनो एसिड हैं और अगर आप हीमोग्लोबिन देखते हो तो उसमें 574 अमीनो एसिड हैं। तो जितना अमीनो एसिड ज़्यादा होंगे उतना साइज़ प्रोटीन का लार्ज होगा। तो यहाँ पे एक रेंज बताई गई कि 3000 या इससे भी ज़्यादा की लंबी प्रोटीन हो सकती हैं। ये 3000 अमीनो एसिड का नंबर है।
अमीनो एसिड्स क्या हैं? अब तक जितने भी सेल्स, जितने भी टिश्यूज़ हैं, उसमें डिस्कवर होने वाले अमीनो एसिड की तादाद 170 है। 170 अमीनो एसिड में से 25 ऐसे अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो प्रोटीन को बनाते हैं। उसके अलावा बाकी जो 170 में से 25 ये हो गए, इसके अलावा जो बाकी हैं 145, वो हमारे पास क्या होंगे? ऐसे अमीनो एसिड होंगे जो प्रोटीन नहीं बनाते होंगे, हाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को ज़रूर कंट्रोल करते होंगे। तो इन 25 अमीनो एसिड में से फिर अगर आप अपनी ह्यूमन बॉडी की प्रोटीन देखते हैं तो उसमें 20 अमीनो एसिड इन्वॉल्व हैं हमारी प्रोटीन्स बनाने में। तो कोई भी कॉमन अमीनो एसिड अगर आप देखें तो उसमें क्या होगा, एक सेंट्रल कार्बन होगी, उसमें अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड होंगे एक ही कार्बन के साथ। तो इस जनरल फार्मूल में आप देख सकते हो सेंटर में एक अल्फ़ा कार्बन है, ऐसी कार्बन जो 4 मुख्तलिफ एटम्स के साथ जुड़ी हुई है। तो एक साइड पे अमाइनो ग्रुप शो हुआ है, लेफ़्ट साइड पे अमाइनो ग्रुप है NH2, राइट साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, टॉप पे आपको R नज़र आ रहा है, R एक अल्काइल ग्रुप को शो किया हुआ है, और नीचे आपके पास क्या है, हाइड्रोजन। तो R के अलावा का जो पोर्शन है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये तमाम अमीनो एसिड में सेम होगा। जितने भी 20 तरह के अमीनो एसिड हैं वो इस R की वजह से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। R जो है एक रिप्लेसेबल ग्रुप है। तो और अगर यहाँ पे हाइड्रोजन, यानी आर की जगह अगर हाइड्रोजन है तो वो फार्मूला किसका बनेगा, ग्लाइसिन का। और अगर आर की जगह मिथाइल ग्रुप है तो आपके पास कौन सा अमीनो एसिड होगा, एलानीन होगा। तो जितने भी अमीनो एसिड हैं इसी आर की नेचर और टाइप की वजह से मुख्तलिफ हैं। पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स बनती कैसे हैं? जैसे मैंने अभी कहा कि अमीनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स अमीनो एसिड्स हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होंगे, केमिकली लिंक होगा और केमिकली बॉन्ड बनाएगा, और ऐसा बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होगा जो कि 2 अमीनो एसिड के बीच होगा। तो कोई भी प्रोटीन जो कि अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल है, अमीनो एसिड्स में जो कोवलेंट बॉन्ड है, आप उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। बच्चों हमने कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड पढ़ा था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लिपिड्स में हमने कौन सा पढ़ा था, एस्टर बॉन्ड। और अब जो प्रोटीन है उसमें हम कौन सा बॉन्ड पढ़ रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा कैसे, जब 2 अमीनो एसिड एक साथ आएंगे। ये देखें 2 अमीनो एसिड हैं, एक अमीनो एसिड मेरे पास ग्लाइसिन है जिसकी आर वाली पोर्शन पे हाइड्रोजन मौजूद है, दूसरी तरफ एलानिन जिसके आर वाले ग्रुप पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। दोनों बॉन्ड शो कर रहे हैं। और इसमें आप ये देख सकते हो कि एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से OH पार्टिसिपेट कर रहा है, और एलानिन के अमाइन ग्रुप से हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, और एक बॉक्स में शो किया हुआ है, ये आपके पास वाटर रिलीज़ हो रहा है। जब वाटर रिलीज़ होगा तो कार्बन और नाइट्रोजन आपस में क्या बना देंगी, बॉन्ड बना देंगी। उस बॉन्ड को आप क्या लिखेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। और 2 अमीनो एसिड से बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा दैट वुड बी डाईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड डजंट मीन कि इसमें 2 पेप्टाइड बॉन्ड हैं, बल्कि डाईपेप्टाइड मीन्स इसमें 2 अमीनो एसिड हैं और एक पेप्टाइड बॉन्ड है। वापस बैक स्लाइड्स पे चलते हैं। तो कैसे हमने कहा कि ऐसी लिंकेज जो एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप के हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ और दूसरे के अमाइनो ग्रुप की हाइड्रोजन के पार्टिसिपेशन के दौरान वाटर निकलने से बनती है, और CN लिंक जो है वो क्या कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। तो रिजल्टेंट कंपाउंड जो होगा वो ग्लाइसाइल एलानिन जो कि एक डाईपेप्टाइड होगा। डाईपेप्टाइड को देखें तो इसके दोनों एंड्स जो हैं वो रिएक्टिव हैं, एक साइड पे अमाइनो ग्रुप है और दूसरे साइड पे कार्बोक्सी ग्रुप। तो एक को N टर्मिनल कहेंगे और एक को आप क्या कहोगे, C टर्मिनल। तो ये दोनों टर्मिनल्स जो हैं वो रिएक्टिव हैं। फर्दर अमीनो एसिड इन दोनों साइड से अटैच हो सकते हैं, यानी दोनों जो पार्ट्स हैं वो रिएक्टिव पार्ट्स हैं और पॉलीपेप्टाइड को लीड कर सकते हैं। ये आपके पास फिर स्लाइड है जिसमें डिफरेंट प्रोटीनियस फूड्स जो हैं वो शो की हुई हैं, आप इसको देख सकते हो। अमीनो एसिड्स रिच फूड्स हैं। अब हम आते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर की तरफ। जैसा कि अभी मैंने बात की कि इसका स्ट्रक्चर काफ़ी अहम है। अब उस स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें अहम हैं, अमीनो एसिड की तादाद, अमीनो एसिड की तरतीब, किसी भी मालिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अमीनो एसिड्स की नंबर और उसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस पर जो है वो डिपेंडेंट है। अब हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं वो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, 4 लेवल यानी 4 दर्जे हैं, 4 स्ट्रक्चर्स प्रोटीन बनाती है। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर देखें, जब एक सेल के अंदर प्रोटीन बनती है यानी न्यूक्लिक एसिड जो
न्यूक्लियोटाइड्स कोड्स होते हैं, उनके नतीजे में जो एक ट्रांसलेशन में जो एक न्यू प्रोटीन बन रही है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। दैट मीन्स लीनियर स्ट्रक्चर होगा, एक सीधी लाइन में होगा। तो एक प्राइमरी स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपको बताता है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल में कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं और कितने अमीनो एसिड हैं और किस तरतीब में हैं। एक तो तादाद हो गई, उसके बाद इनकी टाइप्स हो गई और उसके बाद इनका सीक्वेंस हो गया। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो आपको ये 3 चीज़ें बताए वो क्या होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। एक साइंटिस्ट हैं फ्रेडरिक सेंगर, उन्होंने 10 साल मेहनत की और 10 साल के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि एक इंसुलिन जो प्रोटीन है उसमें हमें बता सकें कि उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो उन्होंने इंसुलिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्कस किया और उसमें बताया कि ये 51 अमीनो एसिड पर मुश्तमिल है और 51 अमीनो एसिड लीनियर फैशन में अरेंज्ड हैं और 2 चेन्स में हैं, जिसमें एक चेन 21 अमीनो एसिड पर कंपोज्ड ऑफ है और सेकंड चेन में 30 अमीनो एसिड हैं। तो कुल मिला के क्या हो गया, 51 अमीनो एसिड। और ये दोनों चेन्स हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ये एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड ब्रिज के साथ जुड़ी हुई हैं, जबकि एक ही चेन के अंदर क्या होंगे, ऑब्वियसली पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे। उसके अलावा हीमोग्लोबिन हमारे पास एक और प्रोटीन है जिसमें 4 चेन्स मौजूद हैं, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, और इसमें टोटल अमीनो एसिड की तादाद क्या है, अल्फ़ा चेन में 141 और बीटा चेन में 146। चूँकि 2 अल्फ़ा और 2 बीटा हैं तो 141 को 2 से ज़रब दें, 146 को भी 2 से ज़रब दें, तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या होगा, 574 अमीनो एसिड होगा। ये आपके पास रेड ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स में बच्चों आपको पता है कि तकरीबन इसमें हमारे पास 95% जो है वो क्या मौजूद होती है, हीमोग्लोबिन मौजूद होती है ई न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल में। स्पेसिफिक अरेंजमेंट किसकी, अमीनो एसिड की, क्यों ज़रूरी है। देखें, अगर हम अपनी बॉडी में देखें तो हमारे बॉडी में तकरीबन 10,000 प्रोटीन्स हैं, लेकिन उनको बनाने वाले अमीनो एसिड वही 20 हैं। तो इसका मतलब है 20 अमीनो एसिड जो मुख्तलिफ़ फ़ैशन, मुख्तलिफ़ तरतीब, मुख्तलिफ़ अरेंजमेंट के साथ जुड़े हैं और मिलाकर टोटल 10,000 प्रोटीन से दे रहे हैं। तो इसका मतलब है सीक्वेंस बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, सीक्वेंस बहुत काउंट करता है। अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो प्रोटीन की टाइप बनाने में बहुत अहम है। तो ये जो सीक्वेंस है ये आता कहाँ से है, कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो डीएनए पे मौजूद है न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में उसकी तरतीब से। तो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की तरतीब प्रोटीन में अमीनो एसिड की तरतीब की वजह बनती है। तो अमीनो एसिड्स की जो अरेंजमेंट है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में उसकी फंक्शनिंग के लिए बहुत अहम है। फंक्शनिंग के लिए यानी अगर आपके पास फ़र्ज़ किया आपके पास एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जिसमें 574 अमीनो एसिड हैं, इसमें अगर एक भी अमीनो एसिड, इवन एक अमीनो एसिड अपनी जगह पे नहीं है, मिसप्लेस होकर किसी और जगह पे चला जाता है, बाकी पूरी तरतीब सेम है, तो उसी एक अमीनो एसिड की डिसलोकेशन की वजह से पूरी प्रोटीन नॉन फंक्शनल हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अमीनो एसिड का अपनी नॉर्मल जगह पे होना नॉर्मल फंक्शन के लिए बहुत अहम है। तो ये जो हीमोग्लोबिन जिसमें कोई एक अमीनो एसिड रिप्लेस हो गया तो वो हीमोग्लोबिन अपना काम छोड़ देगी। काम उसका क्या होगा, ऑक्सीजन कैरी करना। तो ऑक्सीजन कैरी करना छोड़ देगी, ऐसी हीमोग्लोबिन को सिकल सेल हीमोग्लोबिन कहेंगे और इस तरह से सिकल सेल एनीमिया जो बीमारी है वो पेशेंट में आएगी। तो इसमें वही बात कि 574 अमीनो एसिड में जस्ट एक अमीनो एसिड अपनी जगह से मिसप्लेस हुआ, पर्टिकुलर अमीनो एसिड अपनी प्लेस पे नहीं था, अपनी जगह पे नॉर्मल जगह पे नहीं था, तो वो प्रोटीन अपना फंक्शन छोड़ देगी। तो ये आपको एक स्लाइड दिखाई गई है जिसमें हीमोग्लोबिन की 4 पॉलीपेप्टाइड चेन और उसमें जो रेड आपको ये सर्कल दिखाया गया है ये हीम है। हीमोग्लोबिन 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, हीम मीन आयरन, ग्लोबिन मीन प्रोटीन। तो हम जो हीमोग्लोबिन में 4 चेन्स की बात कर रहे हैं ये ग्लोबिन प्रोटीन की बात कर रहे हैं। तो इसमें जब एक एक आयरन एटम ऐड होगा तो ये आपके पास हीमोग्लोबिन होगी। तो 4 चेन्स और 4 आइटम्स मिलकर 4 एटम आयरन के मिलकर क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिन बनाते हैं। अब हम आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरफ। देखें स्टूडेंट्स, कुछ हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं वो जस्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर तक आके अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं, वो नेक्स्ट लेवल में एंटर नहीं होती। और कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में फंक्शनल नहीं होती, प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद उनको किस में आना होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर का ही ऑनवर्ड ट्विस्टिंग और फोल्डिंग है। तो ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि फ्लैट नहीं है बल्कि हेलिक्स फॉर्म में है और रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन यानी एक रेगुलर पैटर्न के साथ
अरेंज्ड है किसी एक एक्सिस के इर्द गिर्द, तो ये हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर यहाँ पे दो हैं, अगर तो वो रेगुलर ट्विस्टिंग है तो ये अल्फा हेलिक्स है, और अगर वो रेगुलर ट्विस्टिंग नहीं है, इर्रेगुलर फैशन में, यानी ट्विस्ट होते होते फिर फ्लैट हो जाना, पैरेलल हो जाना, फिर ट्विस्ट होना, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होगा, बीटा प्लेटेड शीट होगा। अगर एक अल्फा हेलिक्स देखते हैं जिसका ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर है, इस हेलिक्स की हर टर्न में 3.6 अमीनो एसिड्स मौजूद हैं। तो जो हमारे पास हेलिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें हमने कहा कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, जब वो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर देगी तो हर हेलिक पोर्शन जो है एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से स्पिरल्स में अरेंज्ड होंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बना रहा है कौन सा स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसी तरह से बीटा प्लेटेड शीट में भी कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इसकी पिक्चर देख सकते हैं। आपको लेफ्ट टॉप पे प्राइमरी स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, उसके बाद वो क्या हो रहा है, फोल्ड हो रहा है, और अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में क्या दे रहा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और आपस में कौन से बॉन्ड से होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से। उसके बाद हम आते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर की तरफ। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, बाज़ औक़ात हेलिकल स्ट्रक्चर यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद भी वो क्या होती हैं, ट्विस्ट होती हैं। इस पिक में आप देख सकते हो कि सेंटर में जो आपको अल्फा हेलिक्स नज़र आ रहा है, वो मज़ीद एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहे हैं, लिपट रहे हैं, कॉइल हो रहे हैं, और क्या दे रहे हैं, हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर दे रहे हैं। तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर जो कि ग्लोब्यूलर शेप अपना चुका है, ग्लोब्यूलर कन्फॉर्मेशन जो है वो उसने अडॉप्ट कर लिया। उसमें फिर फर्दर 3 किस्म के बॉन्ड्स हैं हमारे पास, कुछ आयनिक बॉन्ड हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, और डाइसल्फाइड बॉन्ड हैं। 3 बॉन्ड्स हमारे पास जो हैं वो मेंटेन कर रहे हैं टर्शरी कॉन्फ़िगरेशन को। लास्ट हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, इसमें बच्चों कोई फोल्डिंग नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लास्ट लेवल जिसमें प्रोटीन की कॉइलिंग फोल्डिंग होगी, तो आपने क्वाटरनरी नहीं कहना, टर्शरी कहना है। तो टर्शरी तक जो है वो फोल्डिंग होती है, क्वाटरनरी में फर्दर कोई फोल्डिंग नहीं है। मैक्सिमम फोल्डिंग जो है वो टर्शरी तक है। फिर क्वाटरनरी लेवल क्या है, इसमें आपने जो है एग्रीगेशन देखनी है कि जो टर्शरी स्ट्रक्चर्स हैं आपस में एग्रीगेट होकर कैसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इसमें ये भी ज़ाहिर सी बात है कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, एग्रीगेट होगा। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी जो है वो पार्टिसिपेट करेगा इसको बनाने में, आयनिक बॉन्ड भी, और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन भी। यानी आप हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देख लें जिसमें 4 जो हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। पहले वो चारों प्राइमरी होंगे, फिर वो चारों सेकेंडरी होंगे, फिर वो चारों टर्शरी होंगे, और अब वो चारों जो टर्शरी चेन्स हैं वो आपस में मिल रही हैं आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन से। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन बच्चों आपको यहाँ पे एक नया वर्ड नज़र आ रहा है। अब जो हमारे पास 20 अमीनो एसिड हैं उसमें 10 हाइड्रोफोबिक हैं और 10 हाइड्रोफिलिक हैं, पानी में हल होने वाले, पानी में ना हल होने वाले। तो जो हाइड्रोफोबिक होंगे वो सेंटर में आ जाएंगे, और इर्द गिर्द कौन से होंगे, हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड आपस में बॉन्ड बनाएंगे, उनको हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस कहेंगे। तो ये भी स्पेसिफिक अरेंजमेंट है। तो इसमें आप किसकी एग्जांपल ले सकते हो, हीमोग्लोबिन की, जो कि आपके पास एक कैरिंग प्रोटीन है। ये आपको 4 चेन नज़र आ रही हैं। तो ये चारों चेन जिनमें एक एक हीम यानी एक आयरन एटम मौजूद है, तो ये मिलकर क्या बना रही हैं, एग्रीगेशन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का। तो ये क्लियर कट बच्चों पिक है। इसमें आप सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर देख रहे हो अमीनो एसिड की, जिसमें तादाद, सीक्वेंस और जो है वो तरतीब, तादाद और टाइप्स नज़र आएंगी, यानी नंबर, टाइप्स एंड सीक्वेंस नज़र आएगा। सेकंड में सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 हैं, एक अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लेटेड। थर्ड में आपको टर्शरी स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, और फोर्थ में जो है वो यही टर्शरी स्ट्रक्चर्स आपस में एग्रीगेट होकर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर दे रहा है। तो ये हमारे पास क्या था, प्रोटीन्स के लेवल थे। उसके बाद लास्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स को समझना एक ही तरह से मुमकिन नहीं है, तो इसलिए हमने कुछ इसके लेवल्स में डिस्कस किया, मज़ीद हम इसकी 2 टाइप्स में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो फंक्शन है जो कॉम्प्लेक्सिटी है स्ट्रक्चर की, डाइवर्सिटी की, उसके फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगल फैशन में हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमें 2 प्रोटीन्स जो है उसको 2 तरह से इसको डिवाइड करना है। एक तो आपने लेवल्स में कर दिया, और एक तरह से अब आप कर रहे हो कि प्रोटीन के 2 टाइप्स हैं, एक फिब्रस प्रोटीन और एक हमारे पास कौन सी होगी, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो फिब्रस प्रोटीन ऐसे मालिक्यूल जिनमें एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन
फिब्रल्स में मौजूद हैं। उसके अलावा स्ट्रक्चर, इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, फिब्रल प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा। ये आपको फिब्रल प्रोटीन नज़र आ रही हैं। ये पानी में हल नहीं होंगी, इनसॉल्युबल होंगी, इलास्टिक होंगी, क्रिस्टल्स नहीं बनाएंगी। परफॉर्म कौन सा रोल करेंगी? ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, तो ये स्ट्रक्चरल रोल परफॉर्म करेंगी, यानी बॉडी के स्ट्रक्चर बनाएंगी। फॉर एग्जांपल सिल्क प्रोटीन है, सिल्क वॉर्म से हासिल हो रही है। मायोसिन मसल सेल्स में यूज़ हो रही है। फिब्रिन ब्लड क्लॉटिंग में यूज़ हो रही है। केराटिन आपके नेल्स और हेयर्स बनाने में यूज़ हो रही है। तो ये सेकेंडरी प्रोटीन्स की जो है सेकेंडरी प्रोटीन या स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद ये हमारे पास इसकी कुछ स्लाइड्स हैं। सेकंड इज़ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो सफेरिकल या एलिप्सॉइडल जो प्रोटीन्स हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स की मल्टीपल फोल्डिंग से जो एक गोल स्ट्रक्चर बनता है उसको आप ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहते हैं। तो इसमें टर्शरी स्ट्रक्चर मौजूद है, ये आप देख सकते हो ग्लोब्यूलर प्रोटीन जिसका टर्शरी स्ट्रक्चर आपके सामने है। सॉल्युबिलिटी, यस ये पानी में हल होती हैं, साल्ट सोल्यूशन में, एसिड बेसिस और एक्वस अल्कोहल में ये सॉल्युबल हैं। क्रिस्टलाइज्ड भी होती हैं। अगर फिज़िकल या केमिकल इनका इन्वॉल्वमेंट चेंज कर दिया जाए तो ये डिसऑर्गेनाइज्ड होंगी। यानी फ़र्ज़ किया अगर हम एंजाइम्स को देख लें तो एंजाइम ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। तो जब आप इर्द गिर्द का उसका इन्वॉल्वमेंट पीएच के हवाले से चेंज करेंगे, टेम्परेचर के हवाले से चेंज करेंगे तो वो डी नेचर होंगी, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगी, अपना फंक्शन छोड़ देंगी। इसमें एंजाइम्स, एंटीबॉडीज़, हार्मोन्स और हीमोग्लोबिन, बच्चों ये कौन सी प्रोटीन हैं? ग्लोब्यूलर। इनमें कौन सा स्ट्रक्चर है? टर्शरी स्ट्रक्चर। ये आपको इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन नज़र आ रही हैं, एंटीबॉडीज़ नज़र आ रहे हैं, सेंटर में वायरसेस आपको नज़र आ रही हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स की स्लाइड्स हैं। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको स्टूडेंट समझ आया होगा, अच्छे से याद कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।